बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका बेटे? आज हम स्टार्ट करें स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर इज़ नॉन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो लाइट है, विजिबल लाइट या सिंपल लाइट, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो बेसिकली क्या है लाइट? These are the electric and magnetic rays which travel through a medium. They are known as electromagnetic radiations or light. जबकि matter is composed of atoms, ions और molecules. ठीक हो गया? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि लाइट का इंटरेक्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जो भी आपका मैटर है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर, इसके साथ लाइट का जो इंटरेक्शन है, जब उसको हम स्टडी करते हैं कि लाइट जब ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर के ऊपर पड़ती है तो उससे क्या होता है। इसकी स्टडी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन अदर वर्ड्स यू कैन डिफाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी एज स्पेक्ट्रोस्कोपी is composed of two words, spectro and scopy. Spectro derived from spectrum and scopy means study. स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है? स्पेक्ट्रम होता है डिस्प्ले ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्प्ले ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कि जब भी लाइट को डिस्पर्स करें, स्प्रेड करें, डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, तो उस चीज़ के डिस्प्ले को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसकी स्टडी को कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। लाइट को स्प्रेड किया, उसका डिस्प्ले बनाया, यानी कि उसको शो किया, जो स्पेक्ट्रम आया उसको हमने स्टडी किया, इट इज़ नॉन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जब ये लाइट हमारे मैटर पर पड़ती है जो कि बना होता है एटम्स से या मॉलिक्यूल से, तो वो क्या डिस्प्ले करती है या वो किस तरह स्प्रेड हो जाती है या डिस्पर्स हो जाती है। देखिए, लाइट सबके लिए सेम होगी, बट एटम्स और मॉलिक्यूल्स हर मैटर के लिए डिफरेंट होंगे। वो कुछ लाइट की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे और बाकी सबको स्प्रेड कर देंगे, बाकी सबको एमिट कर देंगे। जब कभी भी लाइट एटम्स पर पड़ेगी तो वो सर्टन सेपरेट स्पेक्ट्रम शो करेंगे, डिस्प्ले शो करेंगे। डिफरेंट एटम्स होंगे तो उनका स्पेक्ट्रम भी डिफरेंट आएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि डिफरेंट एटम्स शो डिफरेंट स्पेक्ट्रम व्हेन द सेम लाइट फॉल्स ऑन देम। इस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर को। और कंपोजिशन ऑफ मैटर में क्या क्या चीज़ें आएंगी? कंपोजिशन बताती है हमें कि मैटर हमारे पास किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। जब कंपोजिशन पता चल जाती है तो हम कह सकते हैं कि वी कैन डिटेक्ट द डिफरेंट एलिमेंट्स या नेचर ऑफ एलिमेंट्स। इसी कंपोजिशन से जो दूसरी चीज़ हमारे पास आती है दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप, कि हमारे उस एलिमेंट में या उस कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप शामिल हैं। अब आपको फंक्शनल ग्रुप भी पता चल गए, नेचर ऑफ एलिमेंट भी पता चल गई, तो पूरा कंपाउंड की होल स्ट्रक्चर पता चल जाती है। जो कंपाउंड आपके पास आ गया उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी आप डिटेक्ट कर सकते हो। एंड फोर्थ इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैज और मॉलिक्यूलर मैज डिटेक्शन भी हो सकती है। तो जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की थी कि लाइट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो आए अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये इसकी एक नेचर होगी। इसके अलावा लाइट की दूसरी नेचर क्या है? इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मैटर आल्सो। ये इसकी डुअल नेचर होगी, यानी कि लाइट दोनों नेचर शो करती हैं, वेव नेचर एज वेल एज मैटर नेचर, यानी कि पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। और हर मैटर से बनकर बनी है, इसका मतलब है कि इसमें एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, और हर क्वांटम को कहते हैं फोटॉन। एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज मीन्स स्पेसिफिक, और हर स्पेसिफिक एनर्जी के पैकेट को कहते हैं फोटॉन। हमने कहा कि एनर्जी ऑफ दिस वेव और मैटर इज क्वांटाइज्ड एंड every quantized packet is known as photon. We can write as energy of this light or electromagnetic radiation is directly proportional to its frequency. Frequency क्या है? कि number of waves passing through a point in 1 second is known as frequency. तो बेटा, जब भी कोई भी मैटर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा
इट मीन्स कि वो स्पेसिफिक क्वांटम को एब्जॉर्ब कर रहा है, स्पेसिफिक अमाउंट को एब्जॉर्ब कर रहा है, विच इज़ नोन एज फोटोन। मीन ये क्वांटम फोटोन है जिसको कोई भी मैटर हमारा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है या एमिट कर रहा है वहाँ से। एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशनशिप क्या है? E इज इक्वल्स टू एच म्यू। दिस म्यू इज फ्रीक्वेंसी, E इज एनर्जी एंड H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इससे पहले हम लिख सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म हुआ तो प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया। और ये फ्रीक्वेंसी वेव नंबर के साथ किस तरह रिलेटेड है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c बाय लैम्डा, और यू कैन से फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म हुआ तो c बाय लैम्डा। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ। सो जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वेवलेंथ कम होगी, या वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। इस c बाय लैम्डा को इसकी जगह पुट करते हैं। एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी over lambda. We can also write E is equals to h c 1 by lambda. 1 by lambda जो है वो बराबर है वेव नंबर के, म्यू बार के। सो E is equals to h c म्यू बार। वेव नंबर के साथ एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है, वेव लेंथ के साथ एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है। किसी भी वेव की जितनी ज़्यादा वेव लेंथ होगी उसका वेव नंबर उतना कम हो जाएगा। वेव लेंथ और वेव नंबर का क्या हिसाब है देख लेते हैं। वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रेस्ट और कंजेक्टिव ट्रफ्स। ये आपकी वेव है, ये क्रेस्ट हैं दो, इनके दरमियान का डिस्टेंस या दो ट्रफ्स के दरमियान का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वेव लेंथ। और इसको शो करते हैं लैम्डा से। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज लैम्डा। अब ये स्टार्टिंग लाइन है, इससे ऊपर और नीचे वेव मूव कर रही हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से वेव का कितना डिस्टेंस है अबव और बिलो द पीक? सो मैक्सिमम हाइट ऑफ द पीक इज नोन एज साई। इट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है दो क्रेस्ट या ट्रफ्स के दरमियान में वो वेवलेंथ है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट से हाइट ऑफ द वेव दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव। ये वेव लेंथ है। वेव लेंथ जितनी ज़्यादा होगी वेव नंबर उतना ही कम हो जाएगा। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर के एरिया में कितनी ज़्यादा वेव्स आएंगी। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दिस इज द एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर। हम 2-3 डिस्टेंस ले लेते हैं सेम 1 सेंटीमीटर की फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स। फर्स्ट में अगर हम लेते हैं वेवलेंथ ये वाली, अब इसमें हमारे पास 3 वेव्स आ गई। वेवलेंथ को लेट्स सपोज हमने छोटा कर दिया। अब जब वेवलेंथ छोटी हुई है तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वेव्स इस 1 सेंटीमीटर के एरिया में आ गई हैं। तो जब वेव लेंथ कम हुई तो वेव नंबर ज़्यादा हो गया। वेव लेंथ हम ज़्यादा कर देते हैं, इससे वेव लेंथ ज़्यादा की हमने, तो यहाँ पे देखें सिर्फ एक वेव पास हुई है इस 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। वेव लेंथ और ज़्यादा करते हैं तो हाफ वेव लेंथ पास हो रही है इस 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। वेव लेंथ जितनी ज़्यादा हम करते जा रहे हैं नंबर ऑफ वेव्स कम होता जा रहा है। वेव लेंथ कम करें, वेव लेंथ कम कर दें तो वेव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 वेव नंबर इंक्रीज कर गया है। तो वेव लेंथ का और वेव नंबर का इनवर्स रिलेशन है। इसी से एक और बात रिलेटेड है दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर का क्या रेशियो है? फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एरिया पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वेव्स यहाँ से पास कर देती हैं। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। जितनी वेव नंबर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वेव्स एक सेकेंड में इस एरिया में से पास हो जाएंगी। जितना वेव नंबर कम होगा उतनी कम वेव्स इस यूनिट सेंटीमीटर से एक सेकेंड के अंदर पास करेंगी। ठीक है, सो वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि इन दोनों का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशनशिप आ जाएगा। और इन सब का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, and it is also directly proportional to frequency। ठीक है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इट मीन उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वेव्स पास कर रही हैं 1 सेंटीमीटर के 1 सेकंड में से।
और जितना ज़्यादा वेव नंबर है, वेव नंबर ज़्यादा है तो उसके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा है, जबकि वेवलेंथ के साथ इसका इन्वर्स रिलेशनशिप आ जाता है। देन जो ये एनर्जी मूव कर रही है, लाइट मूव कर रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक रेडिएशंस, ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मूव कर रही है। सो यू कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मूव्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इसको ग्राफिकली कैसे शो करेंगे हम? ये अगर आपके पास इलेक्ट्रिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स अगर अबव और बिलो द एक्सिस है, ये अबव है और ये इसी तरह बिलो द एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड इससे 90 डिग्री के एंगल पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करेगी। सो दिस वन कम्स फॉरवर्ड एंड देन इट कम्स बैकवर्ड, देन फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड, देन फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड। सो इस तरह ये आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर मूव करेंगी। Backward, again it comes forward. The next feature of these electromagnetic radiation is their velocity. All these rays travel with the same velocity and they are independent of their medium. So हम देखते हैं कि सूरज से लाइट जो मूव करके आ रही है ज़मीन तक, वो थ्रू वैक्यूम मूव कर रही है। इट्स मीन वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है, कोई गैसेस नहीं है, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। सो हम लिखते हैं कि रेज ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी एंड दे आर मीडियम इंडिपेंडेंट, दैट्स वाई दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम किस तरह बनता है या हम इनको डिस्प्ले किस तरह करेंगे। अभी तक आपने पढ़ा है कि वेव नंबर का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, तो हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। दिस इज़ वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर किसी भी वेव की कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, सो उससे एसोसिएटेड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। हम जो लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स को अरेंज करेंगे, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ्स और यू कैन से डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। सो जो सबसे पहले लिखेंगे दैट इज़ गैमा रेज या कॉस्मिक रेज, उनकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। गैमा रेज या कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम होगी। फिर आती हैं एक्स रेज, उनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, अल्ट्रावायलेट रेज और ज़्यादा वेवलेंथ है। इस तरह बाकी सबको अरेंज करेंगे। सो फर्स्ट गैमा रेज और द कॉस्मिक रेज, नेक्स्ट कम एक्स रेज, फिर आती हैं अल्ट्रावायलेट रेज और विजिबल लाइट, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव रेडिएशंस एंड लास्ट कम द रेडियो वेव्स। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कॉस्मिक रेज या गैमा रेज हैं जिनकी वेवलेंथ 0.1 नैनोमीटर है। जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं तो इनकी वेवलेंथ बढ़ती जाती है। ये वेवलेंथ या इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से, और यहाँ पे एनर्जी इस साइड पे जाते हुए डिक्रीज हो जाएगी। एनर्जी की अमाउंट यहाँ पे ऊपर दी गई है कि सबसे कम एनर्जी है, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी एंड लास्ट वन मोस्ट एनर्जी। और फिर हमारे पास आती है विजिबल रेज। विजिबल रेज का जो आता है जोन आता है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक की रेंज आती है। विजिबल के बाद इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स आती हैं, दे कम अंडर द 500 नैनोमीटर कैटेगरी। इसके बाद आती हैं रेडियो वेव्स, वो आपके पास 100 टू 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाती हैं। विजिबल में फर्दर क्लासिफिकेशन बन जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉयलेट की वेवलेंथ क्या है, देन रेड की वेवलेंथ क्या है। सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की है एंड सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की आती है। तो इस साइड पे हमारे पास वॉयलेट कलर होगा और इस साइड पे मूव करते करते हमारे पास रेड कलर आ जाएगा। ये आपने देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम किस तरह डिनोट करते हैं कि सिर्फ हमारे पास विजिबल लाइट जो हमें नज़र आता है, लाइट का सिर्फ वही पार्ट नहीं होता बल्कि इससे पहले और इसके बाद की वेवलेंथ के भी पार्ट्स होते हैं जो आम इंसानी आंख नहीं देख सकती। बिकॉज या तो उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है कि हमारी आंख उसको नहीं देख सकती, या उसकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाती हमारी आंख। सो हमें जो नज़र आता है दैट कम्स 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर की रेंज, इसको हम देख सकते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि लाइट का स्पेक्ट्रम है। अब देखते हैं कि ये लाइट मैटर के साथ जब इंटरेक्ट करेगी तो उसके बाद कैसा स्पेक्ट्रम अचीव होगा हमें। सो इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर कैसे होती है? देखिए अभी तक आपने पढ़ा कि लाइट जो है उसके अंदर एनर्जी है, वो मूव कर रही है विद सर्टेन फ्रीक्वेंसी। जो हमारा मैटर है, जो हमने अंडर स्टडी रखा हुआ है, वो इस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा
या एमिट करेगा। इसके पास दो चॉइसेस हैं, इधर इट विल एब्जॉर्ब दिस सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी और इट विल एमिट अ सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। रेंज क्या है उसकी, सो वो एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। जो भी कंपाउंड हम अंडर स्टडी रखते हैं उसके डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं एनर्जी के। आपने पढ़ा होगा कि N1 है, देन N2 है, N3 है। इलेक्ट्रॉन्स जब भी किसी लोअर एनर्जी लेवल से एक्साइट होके अपर एनर्जी लेवल में जाना चाहता है तो इट हैव टू एब्जॉर्ब सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। सिमिलरली जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में मूव करेगा, वापस आएगा, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट हो जाएगी। N1 से एसोसिएटेड कुछ एनर्जी है, दैट इज E1। N2 से एसोसिएटेड कुछ एनर्जी है, दैट इज E2। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन E2 एंड E1। सो चेंज ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से E1 की एनर्जी 10 है एंड E2 की एनर्जी 50 है। 10 से 50 तक जाने के लिए इसको 40 की अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है। सिमिलरली जब 50 से 10 पे वापस आएगा तो सेम 40 की एनर्जी एमिट करके आएगा। ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की है, जो हमने लाइट की फॉर्म में इसको दी है, इसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मैटर। मैटर किस किस्म का है और हम किस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो एनर्जी या फ्रीक्वेंसी एटम या मैटर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट लाती है, वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। इधर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी चेंज करती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी चेंज करती है, जैसे कि अभी यहाँ पे आपने देखा। सेकेंडली उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज करती है या उसकी रोटेशनल एनर्जी को चेंज कर रही होती है। वो डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी वो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से या स्पेक्ट्रोमीटर पर आए गए स्पेक्ट्रम से स्टडी कर लेंगे। तो इसकी बेसिस पे हमारे पास 3 रीजन्स बन जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, कि हम कौन कौन से अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको दे रहे हैं। सो देयर आर बेसिकली 3 रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फर्स्ट वन आता है हमारे पास विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की रेंज आती है 10 से 400 नैनोमीटर तक और विजिबल की रेंज आती है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक। सेकंड आता है इंफ्रारेड रेडिएशंस। इसकी रेंज आती है हमारे पास 800 नैनोमीटर से 2500 नैनोमीटर तक। एंड लास्ट कम्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स को और उसकी 100 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आती है वेवलेंथ। अब जो हमने बात की थी विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, इसकी वेवलेंथ कम है तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इसके अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंट है। तो ये शो करते हैं कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड किस क्या होता है, जिसमें पाई सिंगल और डबल बॉन्ड आपस में ऑल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड्स। सो दिस सिस्टम इज नोन एज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इनमें एनर्जी का जो लेवल है, एनर्जी गैप है, वो इतना कम होता है कि इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवाई जा सकती है। जबकि इंफ्रारेड रेडिएशंस हायर वेवलेंथ की हैं, सो इनके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ये हमारे पास किस चीज़ को मोटिवेट करती हैं, ये वाइब्रेशनल लेवल्स को चेंज करती हैं। जब वाइब्रेशनल लेवल चेंज होगा तो उसकी एनर्जी भी चेंज होगी, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन चेंज होंगी तो उससे एसोसिएटेड एनर्जी भी चेंज होगी। वहाँ पे कुछ बैंड्स अपीयर होते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी भी कंपाउंड को ये एनर्जी देते हैं और वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट एनर्जी बैंड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, हमें पहले से पता होता है कि ये फंक्शनल ग्रुप इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सो हम टैली कर लेते हैं कि अगर वो अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ से निकली हुई है, एब्जॉर्ब हुई हुई है, तो उस कंपाउंड में वो वाला फंक्शनल ग्रुप है। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लेट सपोज 1500 की नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब हमारे पास एनर्जी का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा, डिफरेंट बैंड्स होंगे, सारे बैंड्स मौजूद होंगे, बट 1500 नैनोमीटर वाला बैंड वहाँ से मिसिंग होगा।
मिसिंग बैंड हमें शो करेगा कि 1500 नैनोमीटर कौन दे रहा था, एल्डिहाइड दे रहा था। तो उस हमारे कंपाउंड में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सो हम कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन को यूज़ करते हैं। जबकि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करने के लिए पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं, उसके न्यूक्लियर को इन्हांस करते हैं, उसके न्यूक्लियर को एनर्जी देते हैं और उसके बाद उसका स्पेक्ट्रम अचीव करते हैं। और जब वो स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब करेगा, देखिए सबसे पहले हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया और इस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया कि हमारे गिवन कंपाउंड के न्यूक्लियस को रेजोनेट करवा दिया, न्यूक्लियर की एनर्जी को चेंज करवा दिया और उसके अंदर जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं या मैग्नेट्स है उसको स्पेसिफिक ओरिएंटेशन दे दी है। न्यूक्लियस की स्पेसिफिक ओरिएंटेशन आ गई। अब ये स्पेसिफिक ओरिएंटेशन है न्यूक्लियस की आफ्टर दिस मैग्नेटिक फील्ड। जब हम डिफरेंट एनर्जी की फोटॉन्स देंगे विच आर कमिंग फ्रॉम दीज रेडियो वेव्स, तो वो इंटरेक्ट करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इस न्यूक्लियर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, NMR आ जाएगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का स्पेक्ट्रम अचीव हो जाएगा। अब इसके दो तरह के स्पेक्ट्रम्स होते हैं, या अल्फा और बीटा। न्यूक्लियर की स्पिन दो तरह की होती है, न्यूक्लियॉन्स की स्पिन दो तरह की है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा की एनर्जी लोअर है और बीटा की एनर्जी क्या है, हायर है। अच्छा, अब रेडियो वेव्स के पहले और इंफ्रारेड रेडिएशंस के बाद और रेडियो वेव से पहले हमारे पास एक रीजन आता है दैट इज माइक्रोवेव। ठीक है, रेडियो वेव से पहले और इंफ्रारेड रेडिएशंस के बाद जो रीजन आता है दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोवेव रीजन, और उसके अंदर हम रोटेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे हमने किसको ऑब्जर्व किया था, वाइब्रेशनल लेवल्स को। यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स की न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था, जबकि माइक्रोवेव रीजन में हम ऑब्जर्व करते हैं रोटेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स को। कॉस्मिक रेज या गैमा रेज एंड एक्स रेज, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है। सो इतनी हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को या इतनी हाई एनर्जी के रेज को हम यूज़ नहीं करते फॉर डिटेक्शन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ मैटर। सो बेसिकली हम ये 3 रीजन्स ऑफ लाइट यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स, infrared radiations, and visible and ultraviolet radiations are used for the detection of composition of compound, functional groups, melting and boiling points, and the last one was molecular mass or molecular formula of the compound. आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।